वर्गीय ध्वनि। हाँ, हो गया। मैं न का न में परिवर्तन, ये भी हो गया। ठीक है, तो अगला लिखो, एक ही बच रहा है बस लास्ट। फिर लिखो से का से में परिवर्तन, का से में परिवर्तन। से का से में परिवर्तन। देखो से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। ये कौन सा से है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? अब देखो, ये जो वाला से है इसको क्या बोलेंगे? तालव्य। कौन सा? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धा। और ये कौन सा है? दंत। ठीक, देखो एक बार समझ लो इसको। एक नियम लिखने के बाद में मैं आपको थोड़ी सी वर्णमाला लिखवाऊंगी ताकि आप ऊष्म वर्ण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण ये समझ सकें। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? ये जो स है इसका अब उच्चारण करेंगे, इस स का उच्चारण करेंगे। तो देखो मेरी तरफ देखो आप, ये अपना क्या है? कंठ। क्या है ये? कंठ। इसके बाद में, कंठ के बाद में जैसे ही अपनी जिह्वा पीछे जाती है और उसको आप थोड़ा सा स्पर्श करवाना, एक कोमल सा स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं? तालु। क्या बोलते हैं? तालु। पीछे जीभ को लेकर जाओगे तो गले के पास में यहाँ पर आप उसको ऊपर की तरफ स्पर्श कराओ, एकदम कोमल कोमल सा स्थान है। उसके बाद में आप थोड़ा आगे आ जाओगे तो दांतों के जस्ट पीछे यूं स्पर्श कराओ, लाइन सी बनी हुई है ऐसे धारी धारी सी। ठीक है, उसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और फिर ये दांत आ गए, उसको बोलते हैं दंत। यानी जिसका उच्चारण करते समय जीभ है ना तालु से स्पर्श करे। किससे स्पर्श करे? तालु। समझ गए ना? जो पीछे जीभ को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो कोमल स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तालु। तो इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ किसको स्पर्श करेगी? तालु को। श। तो ये क्या हो गया? तालव्य। फिर देखो इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ किससे स्पर्श करनी चाहिए? मूर्धा से। मूर्धा यानी दांत के जस्ट ऊपर जो लाइन सी बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसका उच्चारण करेंगे तो कहाँ जीभ स्पर्श होगी? मूर्धा में। और इसका स्पर्श करेंगे तो जीभ कहाँ स्पर्श होगी? दांतों से। ठीक है, जैसे स। ठीक, और इसको बोलेंगे श। श किसको? मूर्धन्य को। और इसमें जीभ कहाँ जाएगी? तालु पे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से स है, क्या है ये? मूर्धन्य से। कौन सा स है? मूर्धन्य। ये कौन सा है? तालव्य। और ये कौन सा है? दंत्य। दंत्य यानी दांतों से स्पर्श करने वाला। अब देखो एक ही नियम बच रहा है इसमें व्यंजन संधि का। श का किस में परिवर्तन हो जाएगा? इस वाले श का। किस में? दंत्य स का किस में परिवर्तन होगा? मूर्धन्य स में। कब होता है? देखो ए आ, ए या आ से भिन्न, ए या आ से भिन्न स्वर क्या हो? ए या आ से क्या हो? भिन्न स्वर। तो और उसके बाद में क्या आ जाए? स आ जाए। उसके बाद में क्या हो? श। श कौन सा? दंत वाला। तो ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाता है। कैसे स में बदलेगा? मूर्धन्य स में। ठीक है, कौन से स में बदलेगा? यानी ए और आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। किससे भिन्न स्वर हो? ए या आ से। यानी कौन कौन से नहीं होने चाहिए?
ये नहीं होने चाहिए। इनसे भिन्न कोई सा भी स्वर आ जाए और उस स्वर के बाद में क्या हो, स। तो ये कौन सा स है भैया, इसके सामने लिख दो। कौन सा है बताओ, अभी बताया था दंत। और ये कौन सा है, मूर्धा, ठीक है, या मूर्धन्य। अब देखो ये दंत स है और ये क्या है, मूर्धन्य स। तो दंत से किस में तब्दील हो जाएगा, मूर्धन्य में। जैसे अभी प्लस सेक, उदाहरण लिखो। अभी प्लस सेक। अब यहां पर देखो आप, अभी प्लस सेक, ध्यान दे यहां पर क्या आ गया भैया, ए और आ है, क्या क्या है, छोटी ई। क्या है, छोटी ई। अब ए आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। अब ई यहाँ पर आया है तो यहाँ पर कौन सा से आ गया, दंत से। दंत से किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। और मात्रा ऐसी की ऐसे लग जाएगी। अभी प्लस सेक क्या हो जाएगा, अभी। ये कैसे आया, ए या आ के बाद में, किसके बाद में, ए या आ के बाद। यानी ए आ से क्या हो, भिन्न स्वर हो, क्या नहीं होने चाहिए, ए और आ नहीं होने चाहिए। इनसे भिन्न कोई सा भी स्वर आ जाए और उसके बाद में क्या हो, कौन सा स हो, दंत से। तो दंत से किस में तब्दील हो जाएगा, मूर्धन्य स में। जैसे अभी प्लस सेक, तो क्या बन जाएगा, अभिषेक बन जाएगा। आगे देखो, वी धन सम, वी धन सम, बना लो इसका शब्द। सु प्लस सुप्ति, क्या बनेगा, विषम। और इसका क्या बन जाएगा, सुसुप्ति। अब देखो मैंने एक शब्द लिखा, अनुसरण, अनुसरण। फिर लिखा मैंने अनुस्वार, अनुस्वार। फिर मैंने लिख दिया विस्मरण, क्या है ये, क्या है, क्या बनेंगे, ये इनमें संधि नहीं है, ये क्या है, संयोग है। क्या है ये, संयोग। संधि नहीं है भैया, इनमें क्या है, संयोग। अब संयोग का मतलब आप जानते ही हो, यानी केवल ये जुड़ रहे हैं, इनमें क्या नहीं है, संधि नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है, तो क्या हो जाएगा, अनुसरण। ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और ये क्या हो जाएगा, विस्मरण। विस्मरण, ये क्या है, संयोग है। ये क्या है, संयोग। देखो व्यंजन संधि का लास्ट नियम क्या है भैया, नियम क्या है व्यंजन संधि का, यदि ए या आ से क्या हो, भिन्न स्वर हो, ए या आ से भिन्न स्वर आए और उसके बाद में कौन सा स हो, दंत स हो, तो दंत से किस में तब्दील हो जाएगा, मूर्धन्य स में। जैसे अभी प्लस सेक, तो यहाँ पर क्या आ गया, स, और यहाँ पर क्या आ गया, छोटी ई। तो ए और आ से भिन्न स्वर हो गया, तो ये वाला दंत से किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ठीक है, मिटा दे। अब देखो थोड़ा सा है ना, आप वर्णों की जानकारी ले लो।
क्योंकि विसर्ग संधि में कई बार ऐसे आएगा घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। देखो मेरी बात सुनो, इधर ध्यान से देखें। यदि ये, व और र, इनसे पहले अगर कोई हलंत वर्ण आता है, कैसा वर्ण? हलंत का मतलब है आधा। ये, व और र से पहले कोई हलंत वर्ण आता है तो भैया वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। बाकी कहीं भी आधा आता है तो वो किस में चला जाएगा? व्यंजन में। ध्यान रखना। और स्वर संधि में कहीं पर भी आधे वर्ण नहीं आते। कौन सी संधि में? स्वर संधि में। केवल किस में आते हैं? व्यंजन संधि में। केवल ये, व और र से पहले, जैसे मैंने लिखा अत्यधिक। अब देखो यहां पर क्या आ गया? ये से पहले क्या है? आधा त, तो इसका क्या हुआ? अति प्लस अधिक। तो यहां पर ही कौन सी संधि है? यण संधि। यानी ये, व, र से पहले अगर हलंत वर्ण आता है तो ही कौन सी संधि होगी? यण संधि, स्वर। बाकी कहीं पर भी आधे वर्ण आ रहे हैं तो आप कौन सी संधि लिखेंगे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब देखो वर्णों के बारे में पढ़ते हैं अपन। अच्छा ये बताओ, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? कितने हैं? 52। कैसे? देखो वर्णमाला, इनको ध्यान से पढ़ लेना। स्वर कितने? स्वर कितने हैं? 11। तो लिखो वर्णमाला, लिख लो, आप लिखो इसको। अब ध्यान दे, स्वर कितने? 11। स्वर कितने हैं? 11। किन, कहाँ तक भैया? आउ से लेकर और ए तक। ये क्या है? स्वर। व्यंजन कितने? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। ये देखो स्वर कहाँ से कहाँ तक? ऐसे लेकर और आउ तक। और व्यंजन कैसे लेकर और है तक। ये क्या है? व्यंजन। इसके अलावा व्यंजन नहीं है, ध्यान रखना। कैसे लेकर और है तक ही क्या है? व्यंजन है। कैसे लेकर और है तक ही क्या है? व्यंजन। अब देखो आगे क्या आएगा? क्या? फिर क्या आएगा? और ये लिखा है मैंने इस तरीके से, ठीक है। एक आता है ऐसे और एक आता है ऐसे। तो ये तो पंचम वर्ण है कै वाला, और ये क्या है? अड़। क्या है? अड़। जैसे अपन ने लिखा सड़क, क्या लिखा? सड़क। तो इसको तो हम सड़क बोलेंगे, और अगर ऐसे लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? सड़क। क्या बोलेंगे? सड़क। अब देखो आगे, च, छ, जय, झ और ये। इसके बाद में ट, ठ, ड और ढ। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, ब, मैं। तो इधर लिख लो, ये है वर्गीय ध्वनि। वर्गीय ध्वनियां। वर्गीय ध्वनियां। अब देखो आगे लिख रहे हैं,
ये रे ले वे, श से और है, अक्ष त्रे और गे। अब देखो ये क्या है, अवर्गीय ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? अवर्गीय ध्वनि। अवर्गीय ध्वनि। देखिए ध्वनियों का वर्गीकरण है ना, आगे भी आपके काम आएगा, सेकंड ग्रेड में भी है ये, ठीक है। और ये पूछते हैं इसमें व्यंजन कितने कितने हैं? कौन से वाले? ये वाले? हाँ हलंत है, व्यंजन हलंती होंगे, लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो वर्गीय ध्वनि। अब देखो यहाँ पर तो हलंत इसलिए नहीं बोलेंगे इनको क्योंकि इसमें अपन ने ए मिला के पूरा लिखा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर पूरा मिला के लिखा है इसलिए से, ठीक है। जैसे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो पूर्णतः व्यंजन बन गया। क्या बन गया? पूर्णतः व्यंजन। अब इसमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही है पूरा का पूरा। अब अगर इसमें पै को ऐसे लिखेंगे ना तो इसमें स्वर है। अब लिख लो उधर, ये स्वर कितने? 11, व्यंजन कितने? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। अब देखो इसमें अपन ऐसे भी लिखते हैं, स्र लिखते हैं ना, और एक ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये भी संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त, संयुक्त वर्ण है। अब देखो लिख लो इनको, लुंठित वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण। कितने भैया इनकी संख्या? 2। एक है ढ और एक है ड। संख्या कितनी हो गई? 2। उत्क्षिप्त वर्ण भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गए? उत्क्षिप्त वर्ण। अब देखो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर ये और वह, ये वह 2 ही है, नहीं ये और वह ही है। अर्ध स्वर कितने हैं? ये और वह 2। अब देखो पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण का मतलब होता है, देखो जिसका उच्चारण करते हैं ना तो उच्चारण करते समय जो हवा है वो कहाँ से निकल जाए? पार्श्व से, यानी बगल से निकल जाए। गाल के बगल से, अंदर से, जो दांतों के बाहर और गाल के अंदर से बगल से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण। बताओ क्या है पार्श्विक वर्ण? क्या है? ल। क्या है? ल। ल ल उच्चारण करके देखो, ठीक है। एक है लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण। इस लुंठित वर्ण को ये एक और नाम देते हैं, प्रकंपित। यानी जीभ क्या करने लग जाए? कंपन करने लग जाए या लुढ़कने लग जाए। या तो जीभ क्या करती है? लुढ़कती है, या करती है कंपन। तो कौन सा वर्ण है? र। कौन सा है? बोल के देख लो, बस गाड़ियां मत चलाओ। प्रकंपित या लुंठित वर्ण, प्रकंपित या लुंठित वर्ण।
इनको मिटा दूं क्या? सही है। लुंठित वर्ण उतारो। अगर आपके ग्रेजुएशन में वर्णमाला है ना, तो इसमें से देखो, एक तो मूर्धन्य स वाला बार बार रिपीट होता है, ठीक है, जो यूं करके लिखते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं। एक अर्ध स्वर पूछते हैं, उच्छिप्त वर्ण पूछते हैं, पार्श्विक वर्ण और लुंठित वर्ण। स्वर की संख्या पूछते हैं और व्यंजन की संख्या लिखवाएंगे। एक देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अंग और ए, अंग और ए, ये भी पूछते हैं भैया, इनको बोलते हैं अयोग वह, अयोग वह। इनका नाम क्या है? अयोग वह। क्या है इनका नाम? अयोग वह। अब देखो, इनमें है ना, जैसे मूल स्वर का मतलब होता है जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, वो किसी के योग से नहीं बनते, उनको क्या कहेंगे? मूल स्वर। मूल स्वर किसी दूसरे स्वर के योग से नहीं बनते हैं, उनको कहते हैं मूल स्वर। तो लिख लो मूल स्वर कितने? मूल स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, यही है, तीन ही है। नहीं, वो संस्कृत में होती है, छोड़ो। मूल स्वर कितने? नहीं, इसमें है ना, तीन ही है, उसको लिखो तो लिख दो, नहीं तो लिख लो। मूल स्वर ये किसी के योग से नहीं बने, ठीक है। अब कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर लिख लो पहले। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और क्या भैया? बड़ी री। लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो, ठीक है। दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ। अब देखो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने? 4। अगर री भी नहीं आए ना तो आप समझ लेना इनको। अगर नहीं भी आए, कई बार नहीं आते, केवल मूल स्वर दे देते हैं कौन कौन से हैं, तो ए, ई और ऊ। देखो फिर कौन सा है संयुक्त स्वर? ए, आई, ओ और आऊ। ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। अब देखो, ये किसके मेल से बना है? ए किसके मेल से बना है? ई। ये किसके मेल से बना है? ये किसके मेल से बना है? ऊ। और ये किसके मेल से बना है? ई प्लस ए के मेल से।
ये किसके मेल से बना है? ई और ए के मेल से। ये मैडम आ पहले आएगा, ई बाद में जाएगा। एक मिनट, आ पहले आएगा, आ और ई के बाद ही तो ए बनती है ना। नहीं नहीं, सही है, यू सही है, गलत करवा दिया बेटा। अरे नहीं, सही है। आ और ई, ठीक है मैडम? क्यों ये ना तो ये बनेगा, ये नहीं, आ और ई। ऐसे और कर दो, ऊ प्लस नीचे वाला अब देखो, इनको आप तो याद कर लेना, मेरे तो गिच पिच हो जाते हैं ये। सुनो, कैसे याद करोगे, मैं आपको याद करवा देती हूँ। भैया देखो, ए आई ओ औ लिख लेना। क्या लिखोगे? ए आई ओ औ। अब यहाँ पर इधर क्या लिख दोगे? ए। अब यहाँ पर देखो, ई और ऊ लिख देना। ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? छोटा। फिर यहाँ पर ई और ऊ याद कर लेना, बाकी ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या कर दोगे? छोटा। बस, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये पूछेंगे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन आता है ए किस किस के मेल से बना है, तो किस किस के? ए प्लस ई के। फिर देखो, आई किसके मेल से बना है? ए प्लस ए के। फिर ओ किसके मेल से बना है? ए प्लस ऊ के। फिर आऊ किसके मेल से बना है? ए प्लस ओ के मेल से। ऐसे आएंगे इसमें सवाल। याद हो गया क्या यहाँ तक? अर्धस्वर हो गए, पार्श्विक वर्ण हो गए, लुंठित वर्ण हो गया, उत्क्षिप्त वर्ण हो गए, अयोगवा हो गया, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। आगे चले। लिखो ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, इनको कौन सा वर्ण बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। ये र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। लिखवा दिया क्या? ये र ल व लिख लो, अंतस्थ वर्ण। हाँ, इसमें तो नहीं दे रखा अंतस्थ वर्ण। अब देखो, इस ये जो बिंदी है ना, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। यानी ये बिंदी, समझ गए ना? इस बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। एक होता है इसको क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। फिर एक होता है ऐसे, केवल बिंदी नहीं आती, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आगत। क्या बोलते हैं इसको? आगत। यानी इंग्लिश से आया हुआ है। जैसे अपन ये लिखते हैं तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध होता है। ठीक, आगत। क्या
बस। वो शब्द की गलत है। चंद्र छोटी आएगी। छोटी आएगी, छोटी आएगी, छोटी आएगी। चंद्र बिंदु। इसको बोलते अनुनासिक भी बोलते हैं भैया इसको। क्या बोलते हैं? अनुनासिक भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र यानी आधे चंदे की तरह है ना, इसलिए अर्धचंद्र बोल दिया इसको। ठीक है, आगत होता है ये वैसे। यहाँ पर चंद्र यानी चांद की तरह, इसलिए बिंदु लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। और ये क्या है? अनुस्वार। ये भी पूछते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पर ऐसे दे देंगे, इसके नीचे लाइन खींच देंगे। ये क्या है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन बी अर्धचंद्र और डी आगत। तो बताओ क्या है ये क्या है? कौन सा आ जाएगा इसमें? अनुस्वार। ठीक है, अगर ये आ जाता तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? बताओ, ये आ जाता तो क्या हो जाता? क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु दे ही नहीं रखा, तो क्या है? अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ठीक है, अब ये अनुनासिक बन गया। और अगर यहाँ पर ये आ जाता केवल, ऑप्शन अलग ही रहता। ठीक है, ये दोनों नहीं है, और ये दोनों ही किसके नाम है? इसके। आगत भी है, अर्धचंद्र भी है, तो बोथ यानी दोनों। उतार लिया। अब देखो, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो घोष का मतलब तो क्या होता है भैया? जिन वर्णों का हम उच्चारण करें, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए आवाज तेज आए, जोर से आती है, उसको क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और श्वास भी क्या निकलता है? ज्यादा बाहर निकलता है। जैसे अपन बोले ओम, तो लंबी सांस निकल रही है ना। लंबी सांस निकले, आवाज ज्यादा आए, उसको क्या बोलते हैं? घोष। और जिसमें कम, जिसका उच्चारण करें तो कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है। प्राणवायु यानी श्वास। प्राणवायु का मतलब क्या होता है? श्वास। तो देखो, एक होता है घोष, घोष वर्ण, और एक होता है अघोष वर्ण। घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो देखो, आप ऐसे याद रख लेना इनको। 345/12 ऐसे याद रख लेना। 345/12। तो 345 का मतलब क्या होगा? यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का होगा ये। हाँ, प्रत्येक वर्ग का, ऐसे नहीं कि एक ही वर्ग का हो। हाँ, मैं तक प्रत्येक वर्ग का क्या हो?
3 4 और 5वां वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का ही क्या हो, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अब देखो और क्या आ जाएंगे इसमें, प्लस में क्या जुड़ जाएंगे, सभी स्वर, सभी स्वर। और क्या होंगे, ये रे ले व। ये रे ले व, ये कहाँ पर आ जाएंगे, है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये बहुत बारीक है, इसमें है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इनको या तो फोटो छाप लेना अगर लिखने के मन में नहीं है तो। समझ रहे हो आप आराम से, कोमा लगाने की क्या जरूरत है। 345 का मतलब समझ गए ना, यहाँ गणित नहीं है। 345 का मतलब आप और हम ही समझेंगे। मत जाओ इसकी बातों पे, ये 143 पता नहीं क्या बता रहा है। अब देखो घोष वर्ण 345 सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब क्या नहीं आएगा भैया, ये क्या है, अयोगवा। ऐसे लेकर आउ तक सभी स्वर क्या है, घोष है। सभी स्वर क्या है, घोष। और अघोष वर्ण कौन कौन से हो गए, तो इसको लिख लो, प्रत्येक वर्ण का घोष वर्ण, घोष वर्ण। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर तथा ये रे ले व है। घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। भैया विसर्ग किस में आएगा, अघोष में। हाँ, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रथम व द्वितीय वर्ण से और विसर्ग अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं। देखो इसको अब मैं ऊष्म वर्ण भी तो लिख सकती हूँ ना इनको, क्या किसमें, हाँ नहीं ये वर्ण 3 ही आए हैं,
इन्हें ये ठीक है। तो लिख देते हैं। हाँ, लेकिन ये तीनों वर्ण कौन से हैं? ऊष्म। अब देखो इनमें स और है कहाँ गया? घोष में। ठीक है, विसर्ग क्या है? अघोष है। इनको याद रखना आप। घोष वर्ण 345/12 सभी स्वर, और यहाँ पर सभी स्वर की जगह क्या कर दोगे? बटे विसर्ग, और ये लव है बटे स। आया समझ में? घोष वर्ण कौन कौन से हैं? नीचे वाला मिटा दूं क्या? घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होंगे? घोष होंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा भैया? घोष होगा। और सभी स्वर क्या है? घोष है। सभी स्वर क्या है? घोष। अब यहाँ पर देखो ये, रे, ले, व और है, ये क्या है? घोष है। फिर देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग वर्ण क्या है? अघोष। फिर इसके बाद में देखो श और स और प्लस विसर्ग, ये सब क्या है? अघोष। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे? निम्न में से मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी स। कौन सा है भैया? ये वाला से। ये कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण। अब देखो इसमें कैसे आएगा? निम्न में से घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण? घोष वर्ण। तो देखो सभी तो क्या है? स्वर। फिर क्या है? ऑप्शन चेंज कर लो। कौन सा वर्ण पूछ रहा है? घोष वर्ण। तो मैं लिख रही हूं विसर्ग के कौन सा आएगा? मैंने क्या पूछा है? घोष पूछा है। तो घोष में कौन से वर्ण है? कौन सा वर्ण आ जाएगा? है आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि विसर्ग तो क्या है? अघोष। कै भी क्या है? प्रथम वर्ण है ना, इसका मतलब क्या है? अघोष। और स क्या है? अघोष। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनको आप अभी याद कर लो। घोष वर्ण कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। और कौन से? सभी स्वर। और क्या है भैया? ये, रे, ले, व। और क्या है? अघोष में कौन कौन से आ गए? पहला, दूसरा और तीनों से। और क्या है? विसर्ग। ये क्या है? नहीं, इसमें अघोष में ही आएगा विसर्ग। अल्पप्राण महाप्राण में जाएगा ये। अब देखो एक होता है अल्प प्राण, और एक क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो ध्यान दो इसमें। अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और महाप्राण यानी ज्यादा। यहाँ प्राण का मतलब श्वास से है। प्राण का मतलब किससे है? श्वास। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए प्राण वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। और कम मात्रा में बाहर निकलती है उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। लिखवाऊं क्या? लिख लो। अल्प प्राण के सामने लिखो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब देखो महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु का मतलब श्वास, प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। संधि में काम आएंगे ये, विसर्ग संधि में। मैं वहाँ पे लिखवा दूँ, ठीक है। मैंने बोला था लिखवाऊँ या नहीं, बोल लिखवा दो। अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण, 135/24 लिख दो, 135/24। 135 का मतलब समझ गए ना? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद में देखो सबके सब क्या है? सभी स्वर किसमें? सेम लिख दो, सभी स्वर। और क्या है? ये रे ले और वह है, नहीं आएगा इसमें। और क्या आ जाएगा भैया प्लस में? से और से। और क्या आ जाएगा? विसर्ग। और क्या आ जाएगा? है। सेम है, बस है का फेर है। ध्यान दो, इधर समझ लो। देखो सभी स्वर घोष, सभी स्वर अल्प प्राण, फिर नीचे से और नीचे क्या है? से। यहाँ पर ये रे ले और वह, यहाँ पर है भी है, ध्यान रखना। यहाँ है कहाँ आ जाएगा? नीचे। है कहाँ है? नीचे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ महाप्राण में कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये फिर ये मान नहीं रहा कि मैं ऊपर ही ऊपर रहूँ क्या, मैं तो नीचे जाऊँगा, पानी पी के आऊँगा। कौन है? तो विसर्ग कहाँ है? विसर्ग महाप्राण में विसर्ग कहाँ है? अरे इसमें विसर्ग कहाँ है? घोष में, अघोष में है। किसमें है? अघोष में। और महाप्राण में क्या है? विसर्ग और है, दोनों है। तो 135/24। अब इनको याद कर लो, 345/12, 135/24, ठीक है। अब कौन सी संधि अपन पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। इसको बहुत ध्यान दे रहे हैं। 345 भैया हंसने की क्या बात है, याद तो करने ही पड़ेंगे। और जिनको बहुत आगे जाना है वो तो ध्यान से जो चीज मतलब जो उसको आता है तो कोई बात नहीं, और नहीं समझने की कोशिश करें। इसको देखो शॉर्ट में ऐसे लिखवाते हैं इनको, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो भूल जाते हैं। इसको आप समझो या हम समझे। 345 का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यानी देखो ये पंचम अक्षर जितने भी है ना, पंचमाक्षर, वो सारे के सारे क्या हैं? घोष।
फिर देखो चौथा वर्ण, और कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण। ये सब के सब क्या हैं? घोष है। सबके सब क्या हैं? अगर घोष और अघोष का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही पैटर्न को रफ में लिख लेना और उसमें से छांट लेना। अगर फिर भी नहीं आए ना आपको तो आप वर्णमाला लिख लेना। वर्णमाला लिखोगे तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा। और अब देखो इसमें मैं ये कहूँ कि ये क्या है? ग क्या है? बताओ, तीसरा है ना, तो तीसरा किस में आएगा? घोष में। और घोष भी है ये, और इसके साथ में बताओ और क्या है? अल्प प्राण। क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से घोष और अल्प प्राण छांटो, तो उसमें ऑप्शन दे दे अलग अलग, और एक ऑप्शन ग भी दे दिया और अलग दे दिए, तो कौन सा आएगा? ग। ठीक है। अगर ये आ जाए कि महाप्राण है, घोष और महाप्राण है, घोष और क्या है? महाप्राण, तो मैंने यहां दे दिया पहला विसर्ग ल, सी, ये और डी, क, ओ सॉरी ग। बताओ क्या आएगा? घोष भी है और महाप्राण भी है। जो घोष भी है और क्या है? महाप्राण भी है। बताओ। सॉरी, यहाँ ए लगा दो तो क्या आ जाएगा? विसर्ग। देखो वहां पर देखो, विसर्ग क्या है? अघोष, और यहाँ पर क्या है? विसर्ग महाप्राण। तो अघोष भी है और क्या है? महाप्राण भी है, तो कौन सा है भैया? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। या केवल महाप्राण है, निम्न में से महाप्राण है, तो कौन सा है? महाप्राण। यहाँ पर क्या है? विसर्ग। अगर इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं, लिखूं से विसर्ग, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने ये, और फिर लिख दिया क, तो महाप्राण कौन सा है? बताओ। महाप्राण स और विसर्ग, ये दो ऑप्शन हो गए, तो बोथ। ठीक है, ए और बी। कूट भी दे सकता है या इनमें से एक भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर कुछ और लिख दे वो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। और भी है वर्णों का वर्गीकरण, जैसे देखो मेरी तरफ देखो, समझ लो इसको पहले, इसको चाहे तो आप चालू कर दो चाहे बंद कर दो।